रोटी आज भी 4 रुपए की मिलती है आपको। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। तो महंगाई जो थी, बिल्कुल मैं इससे इंकारी नहीं हूँ, लेकिन क्या ये महंगाई हम जानबूझ कर लेके आए? कौन जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। काम है सब लोगों को इकट्ठे लेके चलना। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर पाकिस्तान पर हमला कर दो? चौथी बार आपका खून चूसेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। खुदा करके कुछ जलसे नज़र आए हैं। यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल बड़ा एक जलसा किया, हाफिज़ाबाद गए हुए थे और उन्होंने ये भी बताया कि अगर मुझे निकाला नहीं जाता तो फिर रोटी आज भी 4 रुपए होती और डॉलर आज भी 100 रुपए तक ही होता। लेकिन अब तो महंगाई 44% तक हो चुकी। अफरात-ए-ज़र की शरह बता रहा हूँ। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज खानेवाल में उन्होंने जलसा किया तो वो कह रही थी कि नून लीग इस महंगाई की ज़िम्मेदार नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब धड़ाधड़ जलसे कर रहे हैं। पहले तो वही जलसे कर रहे थे जिससे लगता था कि वाकई कोई इलेक्शन का माहौल है, और बिलावल साहब मसलसल नवाज लीग पे तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि ये शेर अब चौथी बार अवाम का खून चूसना चाह रहा है। लेकिन साथ साथ बिलावल ये कह देते हैं कि सिर्फ 2 सियासी जमातें हैं जो आपस में लड़ रही हैं, तीर का मुकाबला सिर्फ शेर के साथ होगा। अभी काली की बात है कि 200 से ज़्यादा हलकों में पीटीआई ने, यानी कौमी असम्बली के 266 हलके हैं, 200 से ज़्यादा हलकों में पीटीआई ने अपने उम्मीदवार नामज़द किए हैं, उनकी बाकायदा लिस्ट जारी की है। तो क्या पीटीआई इंतखाब में नहीं है? वेरी मच दे आर देयर। उनके लोग हैं, उनके वर्कर्स हैं, भली बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन पीटीआई बजाते खुद तो मौजूद है। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। सरदार मौला बख्श चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपने वक्त दिया। जनाब राना एहसान अफजल साहब, नून लीग के रहनुमा, बहुत शुक्रिया राना साहब आपने वक्त दिया। सरदार साहब, ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पंजाब में रहीम यार खान में जलसा किया और वो सीधे सीधे मियां नवाज शरीफ पे चढ़ाई कर गए। कहने लगे कि 3 बार खून चूसने से दिल नहीं भरा, चौथी बार फिर शेर अवाम का खून चूसना चाह रहा है। ये इस हद तक अब वाकई मुकाबला है या बस ये इलेक्शन के दिनों की बातें हैं, इलेक्शन में ऐसी बातें होती रहती हैं? मेरा ख्याल है इलेक्शन को तो इलेक्शन लेना चाहिए, इलेक्शन को जाती दुश्मनी में नहीं लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुकाबला किया है। पीपल्स पार्टी को किस तरीके से उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, मैं इंतहाई एहतराम करता हूँ मियाँ साहब का। मियाँ साहब ने ज़िया-उल-हक की छतरी के तले जिस किस्म से पीपल्स पार्टी को कुचलने की कोशिश की, फिर शहबाज, जो जितने साल शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे, सवाए पीपल्स पार्टी को खत्म करने कोई नहीं किया। हमने इत्तेहाद किया उनके साथ। उन्होंने अपने वजीरों को जितनी मवाद दी, जितनी सहूलतें दी, हमें नहीं दी। और फिर अब जो हमने आखिर में उनका साथ दिया, हम तो सैलाब के बस मामले पर भी शहबाज शरीफ से गुजारिश करते रहे कि जनाब से लोग डूब रहे हैं, आप हमारी तरफ तो नजर करें। कभी उनकी नजरें करप्शन की तरफ पड़ी नहीं। हमेशा उन्होंने ऐसे महसूस कराया जैसे सिंध पाकिस्तान में है ही नहीं, उनके किसी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध नहीं, उसी किसी अवामी बेहतरी के प्रोग्राम में सिंध शामिल नहीं। तो हमें शिकायत तो अपनी जगह पर रही, लेकिन ये हमारा आला गर्दी है हमारी। हम इसको सिर्फ सियासी दुश्मन ही समझते हैं। अच्छा। हम इनको जाती दुश्मन नहीं बनाना चाहते। हम खान साहब की तरह गाली गलौज नहीं जाते। अब कोई गालियां नहीं देंगे। मियां साहब से सियासी इख्तलाफ है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका अपना मंशूर है, हमारा अपना मंशूर है, उनके अपने मकासद है, हमारे अपने सियासी मकासद है, उनके तहत हम लड़ रहे हैं। मुखालफत है हमारी और कोई है ही नहीं। सच्ची बात तो ये है, यही मुकाबले में आती है। अब एक पार्टी को गुज़िश्ता दिनों में जबरदस्ती मुसलत करवाया गया, पर नतीजा क्या निकला पाकिस्तान में, वो आप खुद देख सकते हैं। चलें, इधर रुकिए। सेनेटर साहब, 2 सियासी जमातें हैं, एक तो पीपल्स पार्टी और दूसरी नून लीग। नून लीग के 2 अहम रहनुमा हैं, एक तो शहबाज शरीफ साहब,
मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुझे ना निकाला जाता तो रोटी 4 रुपए मिल रही होती, डॉलर 100 रुपए में होता, तो फिर अगर रोटी वाकई 4 रुपए में आवाम को आज मिल रही होती तो आप लोगों ने क्यों निकाला फिर उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो खान साहब हमेशा कहते हैं, इमरान खान हमेशा कहते हैं कि एक तो लोग नालायक बहुत हैं, ऊपर से ही अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़ते भी नहीं हैं। अगर आप कुछ भी ना करें तो जो इंटरनेशनल जो एक जनरली प्राइस इंक्रीज़ होती है हर साल के लिहाज से, उस लिहाज से भी रोटी 4 रुपए की ना रहती, बढ़ जाती। ठीक है, अनटिल अनलेस आप कोई आपके जो इनकम होती वो बढ़ती है। इनकम 2 चीज़ों से बढ़ती है, एक्सपोर्ट से बढ़ती है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशंस होती हैं। फैक्ट ये है कि 2013 और 18 के दरमियान में और 2008 और 13 के दरमियान में जो जॉब क्रिएशन हुई थी वो पीपल्स पार्टी के ज़माने में 14 लाख हर साल के लिहाज से जॉब क्रिएशन हुई थी और PMLN के ज़माने में 11 लाख हर साल के लिहाज से जॉब क्रिएशन हुई थी। एक्सपोर्ट का ये था कि जो 2013 और 2018 के दरमियान में 0% इंक्रीज़ हुआ था एक्सपोर्ट, कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ था। There is nothing as an export. लेकिन ये आपने बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग फिगर दिए कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल में हर साल 14 लाख जॉब निकाले, नून लीग ने 11 लाख हर साल जॉब निकाले, आपकी 3.5 साल हुकूमत में 1 करोड़ नौकरियां आना थी। इस तरह उनमें से मैं बता देता हूँ ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में 18,40,000 जॉब्स पर साल क्रिएट हुई हैं। अच्छा, यानी आप भी देते रहे जो? बिल्कुल नहीं, हम नहीं देते। देखिए, आपने जॉब्स नहीं देनी होती, जो जब आप जॉब्स देना शुरू करते हैं आपने माहौल मिलती रही ना। आपकी जो सबसे ज्यादा जो जॉब्स हुई है वो इंडस्ट्रियल उसमें हुई है, जिसमें जो खासतौर पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2.5 मिलियन के करीब इंडस्ट्रियल जॉब्स हुई हैं। 2.5 मिलियन, 25 लाख जॉब्स उस जगह पे गई। अच्छा, बात मैं रोटी के हवाले से कर रहा हूँ। मियाँ साहब के दौर में डॉलर तो 100 का रहा, रोटी भी रही, इस तरह है। फिर उस वक्त आदमी हालात नहीं थे। इस तरह है कि 2 या 3 ऐसे मकाम है जिसमें IMF ने मेरे ख्याल में 1997 में IMF ने कहा था और 2016 में ये फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा था इसाक डार के बारे में कि ये फिगर्स फज करते हैं। इन्होंने 2016-17 में 15-16 में इन लोगों ने वो गैप को ब्रिज करने के लिए जो फिगर्स की थी, जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा था कि इन्होंने फिगर फज की हुई है, सही नहीं है। नंबर 2, हर एक इंसान का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप अपने डॉलर्स को जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उस लिहाज से नहीं करेंगे तो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपने उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, अगर आपका कद अपना 6 फुट का नहीं है तो आपने हील पहननी होगी कि आपका 6 फुट हो जाए, या आप किसी सीढ़ी के ऊपर खड़े होंगे तो वो होगा। आपका उस लिहाज से एक्चुअल आपकी वो कद नहीं है तो आप उसको झूठ के साथ साबित करेंगे। मैं एक बात बता देता हूं, एक बात है, देखिए असल चीज होती है जब आप देखते हैं तो आप अपने जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप देखते हैं कि जीडीपी किधर गई है। ठीक है, इन लोगों का सबसे बड़ा शोर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा शोर था। इन्होंने अपने 3 अदवार में एक दफा 6 जीडीपी को टच किया और एक दफा टच किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल में 2 दफा 6 जीडीपी को टच किया। मैंने मेरे पास आ गया, बट मैं पाकिस्तानी हूं, मैं तो रोटी के चक्कर से नहीं निकला कि 4 रुपए की अगर रोटी मिल रही थी, मुझे नहीं पता जीडीपी। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, गांव में रहता हूँ। राना साहब ये फरमाइए कि मियाँ साहब 4 रुपए की रोटी का कह रहे थे कि अगर मैं होता ना निकाला जाता तो रोटी 4 रुपए की रहती। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आप लोग इंटरनेशनल सिनेरियो को समझते ही नहीं हैं, 4 रुपए की रोटी कैसे रह सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल सिनारियो को खान साहब समझते थे बेहतर, इसलिए वो जाते हुए IMF के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में डाल गए और मुल्क को एक माशी दलदल में धकेल गए, और उसको संवारने के लिए फिर हमने काविश की और बदनामी अपने साथ ली, लेकिन मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। खान साहब की ख्वाहिश पूरी ना हुई। देखिए, मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं, शौकत साहब, वो बेसिक सी बात कर रहे हैं कि जो मुल्क में जब जाली लोगों को नाफिज किया जाता है और जब तजर्बात किए जाते हैं, पनामा जिसमें मियाँ नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उनको एक वो इकामा करके निकाल दिया जाता है, उनसे एक जमात को हराया जाता है,
तो फिर जो एक नाकिस ड्राइवर को बिठा के जो मईशत को नुकसान होता है तो फिर उससे महंगाई होती है, और ये हकीकत है। लेकिन राणा साहब गुजारिश ये है कि इनके 3.5 साल के बाद फिर 16-18 महीने की आपकी भी हुकूमत आई, और अभी 2-3 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में सीनियर जर्नलिस्ट से बात की, वो कह रहे थे कि हाँ हमारी गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ी, तो फिर आप भी तो कंट्रोल ना कर सके ना उस महंगाई को। नहीं, देखें, एक बड़ी बेसिक सी बात है ना, जब खान साहब जा रहे थे तो IMF का मुआहदा था, मुआहदे में थे, मुआहदा कह रहा था कि पेट्रोल की कीमतों को 50 रुपए महंगा करना है, बिजली महंगी करनी है, गैस महंगी कर दी है। खान साहब चीजों को सस्ता कर गए, खसारे बढ़ा गए, डॉलर की शॉर्टेज बन गई क्योंकि IMF का मुआहदा नहीं था, रुपए की जो है वो कीमत गिर गई और उससे और तेजी से महंगाई हो गई। तो जब आप मईशत को दलदल में फेंक के जाते हैं तो यही कुछ होता है। अब उसके बरक्स शौकत साहब आप देखें, जब हमारी हुकूमत जा रही थी तो हम पेट्रोल भी महंगा कर रहे थे, हम बिजली भी महंगी कर रहे थे, हम गैस भी महंगी कर रहे थे। उसके नतीजे में क्या हुआ? IMF का मुआहदा बहाल रहा, बहाल छोड़ के गए। आज आपका डॉलर जो है वो स्टेबलाइज हो गया है, आपकी जो रुपए की कदर है वो स्टेबलाइज हो गई है। राणा साहब ये स्टेबलाइजेशन जो है हमारे सर पे आदाब है पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो रुकिएगा नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक माहौल अभी बना है इलेक्शन का, यानी आज ही से पैर को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रहीम यार खान में थे, मरियम साहिबा खनवाल में थी, जहांगीर खान तरीन साहब भी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इत्तेहाद भी बन रहे थे, फिर वो न बने। ये मामला अब इलेक्शन वाला किधर आगे जाएगा? तीनों मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। सरदार मौला बख्श चांडियो साहब, ये नून लीग की तो खैर MQM के साथ चलें एडजस्टमेंट ना हुई, बट बकौल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के सियासी फिक्री हम आहंगी उनके दरमियान बरकरार है। IPP के साथ यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी पंजाब में। पीपल्स पार्टी तो अलहदा रह गई, फिर भी आप चैलेंज कर रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म भी बनेंगे, वज़ीर आला भी बनेंगे, हम मुल्क में हुक्मरानी भी करेंगे। हम मायूस लोगों में से नहीं है, हाँ। हम पुरुमीद लोगों में से हैं। ज़ियाउल हक हमारे लिए मक्तल गाहें खोला बैठा था, हमने सियासत से मायूसी अख्तियार नहीं की, हम पुरुमीद रहकर आगे बढ़ते रहे और वक्त ने हमारा साथ दिया। ज़ियाउल हक को जब मौत लाने दी तो उसके बाद सवाए पीपल्स पार्टी के को नजर नहीं आया, और अभी भी मैं यही कहता हूँ, हम पुरुमीद हैं, हम समझते हैं कि लोग बाशऊर लोग अच्छा फैसला करेंगे। ये आपकी उम्मीद की बुनियाद क्या है? देखिए, सियासी है, फिक्री है, दोनों लिहाज से है। सियासी ये है कि इनमें से लोग मायूस हो गए हैं, इनकी कारकर्दगी देख चुके लोग। मैं आपको कहता हूँ, PTI के वजीरों ने PTI की हुकूमत में कहा, रिकॉर्ड पे बयान है, उन्होंने मिनिस्टर का बयान है, उन्होंने कहा हमारे नामकबूलियत का बायस हमारी दौर की महंगाई है। फिर हमारी हुकूमत आई नून लीग के वजीर आजम की, हम उनके साथ रहे, हमने कभी उनके साथ ये नहीं कहा कि हमारा साथ नहीं है, लेकिन हमारे हिस्से में वजारत खारजा का काम आया, हमने बखूबी निभाया, हमें फख्र है। पूरी दुनिया कहती है, पूरा पाकिस्तान कहता है कि बिलावल साहब ने पाकिस्तान के इमेज को बढ़ाया, इज्जत दी, लेकिन हम सिर्फ उधर थे। लेकिन जाती हमारा अख्तियार इतना था कि सिंध के सैलाब नदा इलाकों के लिए हम शहबाज शरीफ साहब से इमदाद नहीं ले सके। हम चीखते रहे, हमारे चीफ मिनिस्टर बरात शाह साहब, मेरे कायद बिलावल साहब बोलते रहे, मुतालबे करते रहे, लेकिन उनकी आंखें नहीं इधर पड़ती थी। इन्होंने ऐसा ही कभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ बराचा साहब, किसी भी दौर में मियाँ साहब ने सिंध की तरफ तवज्जो दी ही नहीं, सिंध के लिए कोई प्रोग्राम दिया ही नहीं, सिंध की बेहतरी जैसे उनके प्रोग्राम आप आने भी तो किसी को नहीं देते ना। किसको? क्या? यानी बानी चेयरमैन PTI भी उन्होंने अरबाब गुलाम रहीम साहब को बनाया था मुशीर के सिंध में, PTI को वो परवान चढ़ाएंगे, ना चढ़ी। नून लीग भी मेरा ख्याल है कोई अपने फुटप्रिंट नहीं बना सकी सिंध में।
अगर अफाल किसी के नहीं होंगे आगे जाने के तो हमारा तो कसूर नहीं है। अभी तो वजीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, अभी अगर सैलाब में हमारी मदद करते, लोगों के साथ दुखों में शिरकत करते, नून लीग अपना जगह बना लेती। इस दौर में नून लीग ने सिंध के लोगों के साथ मोहब्बत दिखाई है या इत्तेहाद किया है, किसी भी दौर में नहीं। और अभी भी उनका एमकेएम के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। इधर रुकिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी, आप लोग तो बार बार कहते हैं कि इनका मुकमुका है, ये 13 पार्टियां इकट्ठी हैं, ये हमारे खिलाफ हैं। वो तो सारे एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके सूबे में केपीके में जेयूआई, एएनपी, पीपल्स पार्टी, नून लीग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। चले पंजाब और सिंध में तो वैसे ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं। वो देखिए, हम जो कह रहे हैं ना, उसकी बेसिस ये है कि जब इनके दिमाग में इस वक्त शायद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं कंटेस्ट कर रही, और यहाँ पे ये लोग गलती कर रहे हैं। ये समझते हैं कि आपने जो फिगर्स बताई थी कि 200 के करीब नहीं है, मैं आपको रफली बता देता हूँ कि आउट ऑफ 266 255 जो हैं वो कंफर्म्ड है। अच्छा, बाकी की 10 से 11 वो हैं कि जिसमें दोनों का फाइनल डिसीजन आज शाम को आ जाएगा। अच्छा, आज फाइनल हो जाएगा। तो यानी 266 हल्कों पे, 266 सब हल्कों पे उम्मीदवार हैं। ठीक है, अब उसके बाद चित्राल से लेके हर जगह से इस वक्त देखिए ना, इस वक्त नौशेरो फरोज के अंदर एक है वो पेंडिंग है, जैकोबाबाद के 2 है उसमें पेंडिंग है, खोस्त में पेंडिंग है, आपके डिया खान के एक हल्के में पेंडिंग है, और मेरे ख्याल में 2-3 जगह और हैं जो पेंडिंग है। तो 8 से 10 मैक्सिमम ये हैं जो पेंडिंग है, जिनके ऊपर नाम नहीं आए हुए, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है पेंडिंग, बाकी सारी ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हैं। अब बात आ जाती है कि जीतेंगे कितने 266। देखिए, मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे तो इनमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जीतेगी। अच्छा, हमारा ख्याल यह है कि केपी से इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग शायद सारे ही निकाल जाएं। 45 के 45 निकाल जाएं। करना है पीटीआई, हो सकता है हो जाए, हो 45 की 45 हो सकता है हो जाए। पंजाब से मेरे ख्याल में हम एक सिग्निफिकेंट पोर्शन निकाल जाएंगे। यानी 141 में कितना? 141 में ठीक ठाक निकाल जाएंगे। मेरे ख्याल में हो सकता है कि 50% से ज्यादा हो जाए। हाँ, यानी 70-80 सीटें पंजाब से आराम से निकाल लेंगे इंशाल्लाह। सिंध में मुझे नहीं मालूम, सिंध में डेंट डाल सकते हैं। सिंध में एक डेंट डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वो अंदरून सिंध का मुझे नहीं पता, मेरा उसका मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम। ठीक है, इसी तरह बलूचिस्तान में मुझे ज्यादा उसका मुझे नहीं है। 16 सीटें, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसमें कहाँ का, लेकिन डेंट पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं देखिए, एक सिंपल सी बात है, इस वक्त पाकिस्तान, लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट कर रही है उसका, लेकिन ये याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ एज ए पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपने साथ लिखा हुआ है, एक पेपर दिया होता है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूं। सो वो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट है। अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो तहरीक इंसाफ है। ठीक है, उसका निशान जो है वो बल्ला है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का निशान हटा, बल्ला नहीं दे, सिर्फ बटा, और इनके जितने कैंडिडेट है उनको सेपरेट निशान दे। ठीक है, ठीक, लेकिन वो है तहरीक इंसाफ के। अब अगर वो किसी जगह पे किसी से मिलना चाहते हैं, निशानों पे क्यों एतराज आया? निशानों के हवाले से कहा गया कि जी पता नहीं क्या। देखिए, हर एक अपना अपना होता है। मैं आपको एक निशान देता हूं, आपको वो नहीं पसंद, आपका जाती वो होगा, आपका वो होगा नहीं। इसको बाकायदा इलेक्शन कमीशन पे एतराज किया गया, तंज किया गया कि जानबूझ के ऐसे निशान, जो निशान इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में है, एक्सेप्टेड है, उन्हीं में से मिलने थे ना। निशान तो कोई भी हो सकता है ना। हाँ, एग्जैक्टली। मैं किसी को निशान देता हूं गधा, हाँ, ठीक है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बाज निशान नहीं, लेकिन सियासी जमातें फिर ये निशान ना रहने देती ना जब इलेक्शन कमीशन कंसल्ट करता है। मुझे नहीं मालूम कि इन निशानों पे कोई किसी से कंसल्ट करता नहीं करते। ये कॉमन सेंस है, ये बात चीजें कॉमन सेंस होती है। मैं आपको बाज निशान ऐसे होने चाहिए जो कि आपको पता होती है। ये कंट्रोवर्सी अमेरिका की एक बड़ी सियासी जमात का निशान गधा है। नहीं, देखिए, वो निशानों पे नहीं लड़ते। अमेरिकन निशानों में नहीं लड़ते। ठीक है, वो है ये हम लोगों के लोग
चूंकि ये इस एरिया में आपके बानी चेयरमैन ने एतराज किया कल परसों के हमारे लोगों को चुन चुन कर अजीब अजीब से दिए गए निशान में, तो इस वजह से आपके सामने इसमें मैं सही बात कह रहा हूं ना, मैं यही बात कह रहा हूं कि आप बात ऐसे निशान दे रहे हैं कि जिसके ऊपर एतराज उठ सकता है, किसी का भी उठ सकता है। मैं वैसे ही आपको कह रहा हूं, आप नॉन पॉलिटिकल बंदे, मैं आपको कहता हूं मैं आपका निशान दे देता हूं, आपको भी बुरा लगेगा। तो ये जो इलेक्शन कमीशन को इसमें अकल होनी चाहिए कि वो खुद देखे, मतलब वहां पे जहां तक मेरे ख्याल है वहां पे बड़े पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए, उनको चीजों को पता होना चाहिए और वो चीज करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इलेक्शन कमीशन में वो लोग हैं कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की इन मार्च, पिछले मार्च में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, उन्होंने इस दफा भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, जिसका 2 नवंबर में या 3 नवंबर पे जिसका सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच ने खास तौर पे कहा, और उस पर एक इजाफी नोट आया जिसको किसी ने चैलेंज नहीं किया कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत जायज हुकूमत नहीं है। ये लंबा सब्जेक्ट है, इस पे बहुत बात हो चुकी है। राना साहब, ये मैं तो बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने कोशिश की एमकेएम के साथ कराची, हैदराबाद, सक्खर या दीगर सिंध के शहरों में कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, वो ना हो सकी। काफ लीग के साथ भी ना हो सकी। आईपीपी के साथ चलें चंद सीटों पर हो गई। तो पीटीआई जो कहती है कि ये सारे हमारे मुखालिफ हैं, आप लोग तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं सारे। देखें शौकत साहब, इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि ये सारी अलायंसेस ऑर्गेनिक थी, ये किसी ने कराई नहीं थी, ये खुद की गई थी, इसलिए नाकाम रही, इसके अंदर मसाइल रहे। और डेफिनेटली देखें जहां अलायंसेस थी, JUIF से भी हुई बातचीत, वो क्यों नहीं तोड़ चढ़ी? क्योंकि सब पार्टीज की डिमांड ज्यादा थी। वो चाह रहे थे कि PMLN ज्यादा अपना स्टेक गिव अप कर दे और एडजस्टमेंट जो है वो उन जमातों के साथ हो जो हमारे लिए पहली बड़ी मुश्किलात का हमें सामना था कि हम अपने वर्कर्स को कहां भेजते और कितने लोगों को हम साइडलाइन करते। तो ये इसको लिमिट करना पड़ा और यही वजह है कि ये अलायंसेस काफी जो है वो मसाइल में रही। लेकिन ये गवाही देती हैं कि अगर ये किसी के इशारों पे होती तो इनमें मसाइल ना होते। नहीं तो ये आपके लिए मसाइल नहीं बनेंगे जब उल्टा हिसाब किताब है। अगर किसी के अगर ऑर्गेनिक होती तो फिर मसाइल ना होते और वही चीज उसी तरीके से चल रहे होते। चूंकि ये इनऑर्गेनिक थी, किसी के कहने पे हुई है, तो तभी अब ये उसको चला नहीं चले। वो उनका आर्ग्यूमेंट पूरा ले ले। जी राना साहब, देखें जब आपकी हुकूमत में कोalition पार्टनर थे वो आपसे नाखुश थे, वो नाराज थे, आप उनको मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन वो आपके साथ जुड़े हुए थे क्योंकि किसी ने इशारा किया हुआ था कि ऐसे जुड़े रहो, तो वो जुड़े रहे। तो भाई आपका लॉजिक बिल्कुल गलत है। बात ये कि ये ऑर्गेनिक एफर्ट थे, आपस में हमने तय करना था, हम नहीं कर पाए, पर इस वजह से जो है सेनेटर साहब कह रहे हैं कि यही बात हम करते हैं। नहीं तो भाई अगर किसी का इशारा होता तो ये हो जाती। नहीं वो अपने दौर की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूँ कि यही तो वो बात कह रहे हैं हम कि किसी के कहने पे थे तभी तो चल नहीं पा रहे। नहीं वो कह रहे हैं आपके बारे में। ठीक है जी राणा साहब। देखिए बात ये कि वो स्टेक ज्यादा मांग रहे थे, हम नहीं दे सके, तो इन वजूहात की वजह से ये मसाइल में रही है जो हमारी। चलें इधर रुकिएगा प्लीज, मैं ब्रेक लेता हूं, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा राना साहब। और मेरा सवाल ये होगा कि मंशूर तो खैर आपका अभी तक नहीं आया, लेकिन जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए प्लानिंग क्या हुई है? मंशूर चलें डेली जो आप लोग बातचीत करते हैं यही मंशूर होता है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। स्टे विद अस नादरीन। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देखते हैं। राना अहसान अफजल साहब, ये मंशूर नहीं आया लेकिन जाहिर है प्लानिंग तो हुई होगी। क्या प्लानिंग हो रही है? प्याज जो है वो पाकिस्तान में 1300 रुपए किलो की एक दड़ी मिल रही है। अभी डॉक्टर सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि रोटी 4 रुपए की वापस नहीं आ सकती, तो फिर क्या करेगी नून लीग अगर हुकूमत बन जाती है? तो देखिए हमने बहुत डिटेल में मुशावरत की है और फाइनल तकरीबन मंशूर हमारा फाइनल है, उसको अब हमने प्रिंटिंग और लॉन्चिंग की तरफ लेके जाना है। देखिए अगर हम मईशत की बात करें तो हमारे सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो 2 फिस्कल डेफिसिट्स हैं जिनका हमें इदराक है। हम समझते हैं कि हमने इनको काबू करना है और मुमकिना तौर पे IMF का एक मुआहदा होना होगा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर मबनी होगा, जहां प्राइवेटाइजेशन उन अदारों की जो नुकसान पहुंचाती हैं मुल्क के
क्या खजाने को और मुसलसल नुकसान में है, तो उनकी प्राइवेटाइजेशन है। अगर आप रेवेन्यू साइड पे बात करें तो टैक्स नेट का बढ़ाव है, उसमें बहुत सारी आपको रिफॉर्म्स लानी है। फिर इसी तरीके से अगर आप एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएं तो आपकी पेंशन्स हैं जिनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स की तरफ लेके जाना है, सब्सिडीज को आपने जो है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट फॉर्म में लेके जाना है। यानी इस पे बाकायदा गौर हो रहा है या कोई प्लान बन चुका है सारे अमूर पर? मैं आपको बताऊं 36 शोबों की 36 कमेटीज थी, 36 कमेटीज ने एक नहीं 20 मीटिंग्स की, ना सिर्फ पाकिस्तान में जो लोग उनसे रिलेटेड थे उनसे मुलाकातें की, मीटिंग्स की, बैरून मुल्क एक्सपर्ट से बैठ के मुलाकातें की, ऑनलाइन हमने ओवरसी पाकिस्तानियों से राय ली जो उन शोबों से। राना साहब इधर रुकिएगा, यानी प्लान बन चुका है, इधर रुकिएगा। आपने कहा डॉक्टर साहब के हमारी आप तो खैर 2/3 मेजॉरिटी पे चले गए, पंजाब भी आपने स्वीप कर लिया, केपी भी आप कह रहे हैं, तो कोई प्लानिंग है या वही जो इस तरह 3.5 साल पहले हुकूमत चली कि पहले 100 दिन में तब्दीली आएगी फिर 6 महीने में तब्दीली आएगी, कुछ ना हुआ? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह है कि अगर मैं आऊँ ना और मैं आपका ये जो सेटअप है मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ अरसे के लिए सही काम नहीं कर पाएंगे और हर एक चीज़ प्रॉब्लम में आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो उन्होंने बाज प्रिंसिपल चेंज ऑफ पॉलिसीज की थी, प्रिंसिपल चेंज, ठीक है। हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे टुवर्ड्स जो गरीब तबका है ना उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लंगर खाने बना के, चाहे लंगर खाना, देखिए लंगर खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी जो दिहाड़ीदार तबका है उसको 400 रुपए या 500 रुपए मिलते हैं, उनमें से वो 100 रुपए अगर खाने में लगा लेता है, विच इज 1/5 ऑफ हिज डेली इनकम, तो उसको वहां फैसिलिटेट करना। एक मिनट नहीं सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, एक मिनट मुर्गियां पाल के, अंडे पाल के, देखिए ना, देखिए मेरी बात सुने, अभी आप प्याज की बात कर रहे थे ना, प्याज पे आप हंस रहे हैं, अभी आप मुर्गी और अंडों पे हंस रहे हैं, तो प्याज क्या चीज है? प्याज भी ये चीज है ना, फिर आप सवाल ना करें ना वो चीज। नहीं सुने, मईशत अगर आप ठोस बुनियादों पे करेंगे तो 1300 प्याज नहीं मिलेगा। करो ना, सब मैं वही उधर ही आ रहा हूँ ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ, ठीक है। उसमें यह था कि हम लोगों ने कहा था कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। पाकिस्तान के 17 साल हिस्ट्री में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुए हैं। 17 साल हिस्ट्री का मतलब है पिछले 3 अदवार के दरमियान में हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हुए हैं। तो उसका मतलब यह है कि मैं 2002-3 से ले लेता हूं, एक मिनट है जाए, ठीक है, 2002 से ले लेता हूं तो 2018 तक हुकूमत में एक मिनट है, इनके एक्सपोर्ट थी नहीं, 0% पे 16 में नहीं थी एक्सपोर्ट, कम हो गई, 16 महीनों की बात कर रहे हैं, इनमें कम हो गई एक्सपोर्ट, उसमें डेफिसिट हुआ है, मैं वो भी फिगर बता दूंगा आपको। मैं 27 मई 2022 को स्टेट बैंक का डाटा था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साल में $18 बिलियन की रिकॉर्ड क्या कह सकते हैं उसे, ये इनकम हुई थी, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल डेफिसिट था। एक सवाल आपसे रहता है, मेरा टाइम जा रहा है। आप कह रहे हैं कि 266 हलकों में हमने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं और हम मेजॉरिटी जाएंगे, ये नेशनल का मैं नेशनल की बात कर रहा हूं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब कहते हैं कि मुकाबला तो 2 पार्टियों में है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में, तो आपकी पार्टी को गिना क्यों नहीं जा रहा? फिर देखिए वो हो सकता है उनको गिनने का तरीका ना आता हो, मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक आदमी है अगर वो अपने वो कह रहे हैं दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो ये समझते हैं कि मैं खुशफहमी है, गलतफहमी जो भी है, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है तो फिर 2.5 हफ्ते रह गए ना। सरदार मौला बख्श चांडियो साहब, सिर्फ 2.5 हफ्ते रह गए, लेकिन ये हर तकरीर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि मुकाबला तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में है, और ये डॉक्टर साहब तो 2/3 मेजॉरिटी मुझे बता रहे हैं कि हम केपी भी स्वीप करेंगे, पंजाब भी स्वीप करेंगे, बलूचिस्तान और सिंध का खैर ये ऑनेस्ट के उनको ज्यादा इल्म नहीं है। लेकिन इस इनकी दानिशमंदी पे क्या कहेंगे जो दुनिया की इतनी मुस्लिम मुल्क पहले दिन आते ही उन्होंने कहा भैंसे बेचो, कट्टे बेचो, हमारी मैशत उस पर खड़ी होगी। आप उस हुकूमत को क्या कह सकते हो, उसकी दानिशमंदी का बताएं। इन्होंने कहा असद उमर साहब हमारे बहुत बड़े सुकरात और बुकरात हैं, वो आकर सारे मसाइल हल करेंगे। 1 साल में उन्होंने उनको अलग कर दिया। कौन सी चीज इन्होंने छोड़ी, आप बताएं क्या किया?
चले छोड़े एंड रिजल्ट साहब, एक छोटी दो बातें पूछ लेता हूँ। आपने कहा वो कह रहे हैं एंड रिजल्ट देखें। एक मेरी बात सुने पर साहब, मेरी बात सुने। जी जी। इन्होंने कहा हम प्रोटोकॉल नहीं उठाएंगे, भला इसमें तो खर्चा नहीं था, हटा देते। इन्होंने कहा हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिराएंगे, कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिराई इन्होंने, वो बता दे। छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, बड़े बड़े बताए। और सरदार साहब हेलीकॉप्टर पे 35 रुपए पर किलोमीटर का तो ये किराया था, वो तो थोड़ा खर्चा कम नहीं हुआ क्या? यार अभी मैं आपको क्या करूं, ये तो लतीफों वाली बात है ना, ये तो लतीफे सुनाने हैं। हुकूमत चलाना और इतनी मुस्लिम मुल्क उसको चलाना बहुत मुश्किल की बात है। इन्होंने मजाक समझ रखी थी। इन्होंने भी यही कहा जो मियां साहब ने हुकूमत में आने के बाद कहा था, ओ जी मुझे तो पता ही नहीं था इतने बड़े मसाइल हैं। आपको मसाइल का पता नहीं, फिर आप क्या करेंगे? आप सवाल छेड़खानी के कर क्या सकते हैं? आप बताएं ना आपने क्या किया। आपके बस में थी गवर्नर हाउस की दीवार गिराना, आपने गिराई। आपके बस में था प्रोटोकॉल बंद कर देना, आपने किया। आप सारी आपके बस में आपने कहा भी हमने वज़ीर आज़म हाउस में भी यूनिवर्सिटी बननी थी सरदार साहब, आप भूल रहे हैं। लेकिन उधर से खुद को निकलना पड़ता, ये बहुत मुश्किल था। इन्होंने कहा हम लंगर खाने चलाएंगे, कौन सा लंगर खाना अभी तक चल रहा है? कौन सा लंगर खाना आपने एक साल में चलाया? वो तो आप लोगों ने बंद किया ना, फिर हमने चले कब हमने बंद किया? इन्होंने जो बातें की वो तो पूरी नहीं हो सकती थी। कैसे भला चले छोड़े? मेरी आवाज, मेरे दोस्त है डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी जी। मैं कह रहा हूँ भला आपने प्रोटोकॉल कौन सा बंद किया? आपने भला गवर्नर हाउस कौन सा की दीवारें गिराई? छोटी बातें पूछ रहा हूँ, बड़ी बातें तो नहीं पूछ। चलें, ये सवालात हैं जो अभी भी आगे इलेक्शन कैंपेन में चलते रहेंगे, हुकूमत साजी के दौरान भी ये सवालात उठते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार मौला बख्श चांडियो साहब, आपने वक्त दिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आप तशरीफ़ ले आए, बहुत शुक्रिया। जनाब राना एहसान अफजल साहब आपने वक्त दिया। नाजरीन, मैं फिर कहूँगा कि इलेक्शन कैंपेन है, आगे बढ़ रही है। खुदा करे कि सही हुकूमत बने जो पाकिस्तान के मसाइल को हल करे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।